हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 9 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपकी बुक में जो उदाहरण 2.3 और उदाहरण 2.4 दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो उदाहरण 2.3 सबसे पहले है। इसमें ये दिया गया है कि किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, अब वो बहुमंजिला भवन ये जो नीले कलर में है ये है, इसकी ऊपरी छत ये पॉइंट ए है। तो इससे कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकली फेंकी गई है। तो ए पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। तो ये जो पॉइंट है ये तो आपकी छत है इस बहुमंजिले भवन की, और ये धरती है। यानी कि ये पॉइंट जो सी पूरा है वो धरती है, ये ए पॉइंट उसकी छत है। और जब आपने गेंद को ऊपर फेंका वो पॉइंट बी तक जाती है। हमने माना कि वो पॉइंट बी तक जाती है, और इस पॉइंट बी की जो धरती से ऊंचाई है वो वाई है, जो टोटल ऊंचाई है। और ये जो पॉइंट ए है यानी कि भवन की छत, जहाँ पर गेंद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आपके पास हाथ में थी, वहां पर उसकी ऊंचाई मान लिया कि y0 है। यानी कि ये y0 आपके पास 25 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ए बी आ जाएगा, ये कितना होगा, जो सबसे बड़ा है वो y है, y माइनस ये y0, तो ये y माइनस y0 होगा ए बी। मतलब थोड़ा अगर हम ध्यान से समझे तो ये y है, ये y0 है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बड़े वाले में से y माइनस y0, तो वो इतना हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला y माइनस y0। आप समझते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले पार्ट में कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी। जब हमने ए से फेंकते हैं तो होता क्या है कि एक पॉइंट पर गेंद जाती है और फिर वो वापस आने लगती है। तो जिस पॉइंट पर गेंद जाती है वो उस पॉइंट से वापस इसलिए आती है क्योंकि उस पॉइंट पर उसका जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है, और फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है। तो इस पॉइंट बी पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, तभी वस्तु नीचे की तरफ आएगी। तो अब हम देख लेते हैं, हमें ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास। तो V0 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक मतलब हमें ए भी निकालना है। तो ए भी निकालना है, नहीं, ये y माइनस y0 निकालना है। ये y माइनस y0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो ये धरती की सतह है ये हमारा मूल बिंदु है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 भी लिख दिया। तो ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से उसका जो उस गेंद का प्रारंभिक विस्थापन पहले से ही 25 मीटर था, उसको मैं y0 कह रही थी, इस 25 मीटर को। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ताकि हम जब आगे गति की समीकरणें करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे पास V0 20 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग ये दिया हुआ था। ए हमारे पास हम माइनस लेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगी भी, लेकिन ए हम हमेशा जो, जब आप बॉल ऊपर भी फेंकेंगे जब वो नीचे भी आएगी तो हमेशा जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है वो नीचे की ओर होती है। कोई भी वस्तु जब ऊर्ध्वाधर गति करती है तो उसमें नीचे की ओर होती है। अब देखिए, जब भी हम लेते हैं वाई डायरेक्शन का कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। मतलब मूल बिंदु अगर हमारे पास इस तरीके से है तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव वाई, और नीचे डायरेक्शन होती है नेगेटिव वाई। जैसे आगे की तरफ, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स, तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई होता है। तो जब भी गेंद चाहे नीचे की तरफ जब आएगी या ऊपर की तरफ आएगी तो नीचे की डायरेक्शन में उसका जो विस्थापन होता है वो नेगेटिव ही होता है। इसलिए हम जी की जो डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा माइनस लेते हैं, क्योंकि जी हमेशा नीचे ही काम करेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। इसलिए, और नीचे की तरफ हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है, नेगेटिव वाई होता है, इसीलिए हम उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये हम अगली स्लाइड में भी वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने ये समझ लिया कि ये हमने जी को माइनस क्यों लिया था। और वी कितना हो जाएगा, 0, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम यहाँ पर सोचते हैं कि हम कौन सी समीकरण लगाएंगे। हमें देखिए, हमें विस्थापन चाहिए, तो हम टी वाली समीकरण लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टी का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, समय का जिक्र नहीं है। तो हम ऐसी समीकरण लगाएंगे जिसमें टी नहीं होगा, और वो केवल थर्ड समीकरण है। तो फेंकी गई गेंद के लिए गति की तृतीय समीकरण को हम यूज करेंगे, ये हमने किया। अब देखिए, यहाँ पर t बराबर 0 पर उसका कोई विस्थापन हो, वो वाली समीकरण हमने यूज की, और एक्चुअली में उसका t बराबर 0 पर कोई विस्थापन तो है ही जब वो गति नहीं कर रही थी। तो हमने इस तरीके से इसको यूज किया। अब हम सारे के सारे मान जो हमारे पास ऊपर दिए गए हैं यहाँ पर हम उनको लगा देंगे। तो जब हमने ये सारे मान लगाए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो हमने वही सारी चीज़ें लिखी हैं। v अंतिम वेग होता है, प्रारंभिक वेग तो वो हमें यहाँ दिया था, प्रारंभिक ही अंतिम था। a की जगह -10 लगा दिया, y माइनस y0 वैसे लिख दिया। यहाँ पर आप y0 की जगह 25 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको y का मान नहीं निकालना, तब तो केवल y चर रह जाएगा जिसका मान निकलेगा। हमें इसी का मान चाहिए तो हम वो निकाल लेंगे इसलिए। अब y माइनस y0 में इसीलिए हम y0 का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें वही वैल्यू चाहिए।
अब हमने आगे किया तो हमारे पास जो y माइनस वाई ज़ीरो है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास 20 मीटर आ जाएगा। सॉल्व तो आसानी से हो जाएगा, ये स्क्वायर करना है और फिर इनको सॉल्व कर देना है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, ये है। यानी कि गेंद ए से बी पर गई और फिर बी से जब सी तक आएगी, तो उससे पहले जितनी भी उसने विस्थापन तय किया होगा, दूरी तय की गई, उसमें जितना टाइम लगा होगा, क्योंकि धरती से टकराने से पहले तो उसने यही दूरी तय की गई, तो वही टाइम हमें निकालना है। अब इसकी 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पहली वाली विधि का यूज़ करेंगे, जब वो ए से बी तक गई और वो फिर बी से सी तक आई, ठीक? तो हम सबसे पहले ए से बी का टाइम निकालेंगे, जिसे हम T1 कहेंगे। तो ए से बी, बी से सी, ए से बी का टाइम हम निकाल रहे हैं T1, बी से सी का T2। सबसे पहले ए से बी की समय की गति के लिए हम सपोज़ करते हैं कि हमने सपोज़ नहीं, हम प्रथम समीकरण का यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ पर द्वितीय समीकरण का यूज़ भी कर सकते थे, तृतीय का नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर T नहीं है। तो प्रथम का करेंगे या द्वितीय का भी करेंगे। तो ये आपके लिए एक टास्क है कि आप द्वितीय का भी यूज़ करके इसको निकालेंगे कि ये प्रथम के इक्वल ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रथम समीकरण के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जब आपने यहाँ पर लिखा, प्रथम समीकरण लिखी, तो देखिए v, अब a से b की गति के लिए हम टाइम t1 निकाल रहे हैं। a प्रारंभिक बिंदु, b अंतिम बिंदु। तो ये v क्या बता रहा है कि यहाँ पर अंतिम वेग कितना है, वो 0 है। यहाँ पर कितना है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड जो आपको दिया था। और a आपके पास माइनस जी लिखेंगे अब, यानी -10, और t1 आपको निकालना है। t1 आपने ये मान लिया। अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास T1 आ जाता है 2। ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है, तो इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास A से B का आ गया, अब B से C की गति का आप टाइम निकालेंगे। तो अब B से C की गति जब हम निकालते हैं टाइम, तो आप ध्यान रखेंगे B जो पॉइंट है, B से C निकाल रहे हैं, तो B पहला पॉइंट है, C अंतिम पॉइंट है, B से C की गति के लिए। तो जब B से C की गति पर हम निकालेंगे, तब हम यहाँ का विस्थापन लेंगे, यहाँ का विस्थापन लेंगे, ये प्रारंभिक होगा, ये अंतिम होगा। जो भी हम चीज़ें लेंगे, तो हम यहाँ पर जो समीकरण यूज़ कर रहे हैं, गति की द्वितीय समीकरण यूज़ कर रहे हैं। जब हमने गति की द्वितीय समीकरण यहाँ पर यूज़ की, क्यों गति की द्वितीय समीकरण कर रहे हैं, प्रथम नहीं? क्योंकि प्रथम वाली में देखिए यहाँ पर वेग 0 है, ये हमें पता है, लेकिन इस दौरान चलते हुए वेग कितना हुआ, वो हमें नहीं पता। इसीलिए हमने प्रथम वाली यूज़ नहीं की, और थर्ड वाली तो हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जब हमने गति की द्वितीय समीकरण यूज़ की, अब मैंने यहाँ पे x0 नोटेशन इसलिए अलग डाली है, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, वरना हमने y के साथ सीखा था इस चीज़ को। तो अब देखिए x क्या है? x है अंतिम विस्थापन। B से C में अंतिम बिंदु C है, तो C पे अंतिम विस्थापन, वो मूल बिंदु पर ही है, तो उसका विस्थापन 0, तो यहाँ पर x की जगह आप लिख देंगे 0। ठीक है, अब x0 क्या है? यहाँ B पर, यानी कि B पर वो धरती से कितनी दूरी पर था? अब देखिए ये 25 है और ये अभी-अभी हमारे पास 20 निकली है, तो दोनों को जोड़ के आपके पास 45 आ गया। V0 क्या है? B बिंदु, पहला प्रारंभिक बिंदु, तो वहाँ पर जो वेग है वो कितना था? 0, क्योंकि मैंने कहा उसी वेग से नीचे आएगी वो, उस बिंदु से वो जब नीचे आएगी तो उस बिंदु पर जो वेग होता है, जहाँ से वो नीचे आती है, उस बिंदु पर वेग हो जाता है 0। तो वो वेग हो जाएगा 0। अब बाकी चीज़ें तो आपको पता है, जी का मान हमने रख दिया। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर टी के 2 मान आ जाएँगे, प्लस माइनस 9 आ जाएगा, तो माइनस वाला माइनस में समय होगा नहीं, तो हम उसे प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट में 9, मतलब अंडर रूट 9 और फिर प्लस माइनस 3, तो 3 लेंगे। अब जब हम, जो हमारा पूरी गति का टाइम है, यानी गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, वो टोटल टाइम हमारे पास 2 + 3 आ जाएगा, जो हमारे पास पहले निकला और फिर बी से सी के लिए निकला, तो ये आपके पास 5 सेकंड आ जाएगा। अब इसी की हम एक और विधि सीखते हैं कि गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, उसकी द्वितीय विधि है। ये विधि थोड़ी आसान है। ये विधि इसलिए आसान है क्योंकि देखिए, इस जो गेंद थी उसने ज़्यादा जो दूरी तय की नहीं, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, तो उसका जो वो त्वरण था वो एक समान त्वरण है। जब एक समान त्वरण होता है तो हमें पथ की चिंता नहीं करनी होती है, यानी कि ए से बी गया, फिर बी से सी आया। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो ए से बी और फिर बी से सी आया, तो आप सीधे इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लिया, क्योंकि आपको पथ की चिंता नहीं करनी, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु आपने ले लिया। यहाँ पर हम पहले वाली में हम ए से बी, बी से सी आ रहे थे, यहाँ पर हम सीधे प्रारंभिक और अंतिम ए से सी तक जाएंगे। ये जो मैं आपको बता रही थी कि ए से बी, बी से सी का प्रारंभिक पॉइंट ए, अंतिम पॉइंट सी, तो हम ए सी के बीच में अब टाइम निकाल लेंगे। वो आपका उसी टाइम के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक समान त्वरण के अंदर गति है, अंतर्गत गति है, और इसमें हम ये चिंता नहीं करेंगे कि पथ
कैसा तय किया गया, हम सीधे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें ए से सी की गति के लिए निकालना है, तो हमने टाइम t लिया, हमने समीकरण को यूज़ किया द्वितीय समीकरण को, तो द्वितीय समीकरण को लिखा। अब यहाँ पर देखिए x क्या है, x था अंतिम विस्थापन a से c पॉइंट पर विस्थापन कितना है? सोचिए 0, अभी-अभी मैंने बताया। और फिर x0 पर कितना है? x0 अब ये पॉइंट है, तो ये 25 मीटर ऊपर है, तो 25 लिखा। v0 कितना है? इस पर ध्यान दीजिए कि a पॉइंट पर उसका वेग, उस गेंद का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड आपको पहले ही बोला गया था। तो अब वही वाला वेग लेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो हमें पता ही है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास द्विघात समीकरण की तरह आएगी। आप इसको भी सॉल्व करेंगे थोड़ा, मतलब इसको प्लस में लिखेंगे जो स्क्वायर वाली टर्म होती है। तो आपके पास जब ये आती है तो ये द्विघात समीकरण है, यानी 2 हल आएँगे, ठीक है। एक प्लस में होगा, एक माइनस में, तो प्लस वाला आप लेंगे। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पूरी समीकरण को आप 5 से भाग दे दें, क्योंकि इसमें भी 5 से भाग जाएगा, इसमें भी, तो वो थोड़ी और सॉल्व हो जाएगी, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा निकालना। और इस तरीके से जब हम इसको पूरा हल करेंगे द्विघात समीकरण को, तो t बराबर आपके पास 5 सेकंड आ जाएगा। माइनस वाला आप नहीं लेंगे। तो अब आप देखिए कि पहले वाली विधि से हमारा 5 सेकंड ही आया था, और इस वाली से भी। बस ये थोड़ी विधि आसान है, लेकिन ये आप कब करेंगे? जब एक समान त्वरण से जो वस्तु होगी वो अपना रास्ता तय कर रही होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, क्योंकि 2 विधियाँ हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी विधि ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। अब हम उदाहरण 2.4 को करते हैं, जिसमें मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के बारे में हमें बताया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। और वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा, यानी आप उसे मान सकते हैं कि वो है ही नहीं वायु जनित प्रतिरोध, क्योंकि वायु जब चलेगी, यानी जब वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी, तो वायु भी कुछ ना कुछ उसकी गति का विरोध करेगी। तो उस प्रतिरोध को आप मान लीजिए कि वो है ही नहीं। अब मुक्त पतन पर जब हम थोड़ा चर्चा करते हैं, तो आप सबसे पहले सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि आप धरती की सतह से कुछ ऊंचाई पर एक वस्तु छोड़ रहे हैं। जैसे ये वस्तु छोड़ रहे हैं आप नीचे, आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपकी ऐसे छोड़ेंगे। आप यहाँ पर थे, आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो जब आप इस वस्तु को नीचे की तरफ छोड़ेंगे, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरेगी। तो क्या चीजें इस पर काम करेंगी? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जिसके कारण ये नीचे की तरफ आ रही होगी। और उसी के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि बल है तो उसमें त्वरण होगा, तो त्वरित वो होगी किस त्वरण से? गुरुत्व जनित त्वरण से, जी के अंतर्गत वो कार्य करेगी। अब जी के अंतर्गत, थोड़ा मैंने जी के बारे में आपको पहली वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि जी की डायरेक्शन किस तरीके से होगी, पर वो गुरुत्व जनित जनित त्वरण जी के अंतर्गत कार्य करेगी। तो हम उसको मुक्त पतन कब कहेंगे? जब वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिर रही होगी, और मतलब जब हम पहले उसको विराम अवस्था से छोड़ देंगे, वो गिर रही होगी। और जब हम इस चीज को, कि वायु के प्रतिरोध को नेग्लिजिबल, नगण्य मान लेंगे, तो जो वस्तु की मुक्त रूप से गति है, उसको हम मुक्त पतन यानी फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम फ्री फॉल कहते हैं। और जी के स्थिर मान के लिए ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। जी के स्थिर मान के कारण, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर वस्तु की जो विस्थापन या दूरी होती है, वो अगर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कम होती है, बहुत कम होती है, तो हम मान सकते हैं कि त्वरण आपका एक समान होगा। तो जो वस्तु होगी, जब वो ऐसी गति करेगी, तो मुक्त पतन वाली गति, तो एक समान त्वरित गति का वो आपके पास एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये आपको मुक्त पतन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये वैसे भी अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचे कि ये क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी, और ये जो चीज़ दी थी ये वाली चीज़, तो हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब हम मुक्त पतन में जी की दिशा के बारे में थोड़ा सोचते हैं। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। तो जब मुक्त पतन होगा, तो वाई दिशा में वस्तु की गति होगी, नेगेटिव वाई दिशा में, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही होगी। तो हम जी की दिशा के बारे में कह सकते हैं, जी की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो हम ये कहेंगे कि ऊपर की दिशा पॉजिटिव होती है, नीचे की नेगेटिव। तो वस्तु की नीचे की गति की दिशा के दौरान, और जब वो ऊपर की गति की दिशा के दौरान भी होगी, जैसे यहाँ पे मुक्त पतन है, इसलिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि नीचे की गति, ऊपर की गति में भी ऐसा ही होगा, जैसे हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ पर जो जी होगा, वो हमेशा ऋणात्मक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी की दिशा नीचे की ओर होती है, ऊपर की दिशा आप पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की नेगेटिव। तो मुक्त पतन में जी ऋणात्मक ही होगा, और वैसे भी ऊपर की भी होती तो भी ऋणात्मक होता, क्योंकि जी हम ले रहे हैं विस्थापन के अकॉर्डिंग या दूरी के अकॉर्डिंग, और वो नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे हम विस्थापन को। अब इस चीज के लिए, मुक्त पतन के लिए, हम गति संबंधित समीकरणों को देख लेते हैं, और ग्राफीय विश्लेषण भी उसका देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जब वो विराम अवस्था से छोड़ी जाएगी, तो y बराबर 0 होगा,
ठीक है, y बराबर 0 यानी कि वही स्थिति होगी जहाँ पर हम मूल बिंदु कंसिडर कर रहे होंगे। तो y बराबर 0, वेग हम उसका 0 लेंगे क्योंकि विराम अवस्था है। तो गति की प्रथम समीकरण हमारे पास ये होती है। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी ये v0 रखेंगे, v की जगह v और at, a की जगह g और माइनस में g रखेंगे और ये इस तरीके से y इज इक्वल्स टू माइनस gt आ जाएगा। g की जगह हमने यहाँ पर 9.8 रख दिया और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, जिसको आप निकाल रहे हैं, यानी कि v का। ठीक है, अब वस्तु की गति संबंधी हम द्वितीय समीकरण को देखते हैं। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, जब हम ये पूरा का पूरा लिखते हैं, मतलब y इज इक्वल्स टू y0 प्लस v0t प्लस हाफ gt प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसके हिसाब से जब हम यहाँ पर मान लगाते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वो विराम अवस्था में थी, जो विस्थापन था उसका वो पहले कोई विस्थापन नहीं था क्योंकि वहीं पर मूल बिंदु था, तो y0 तो 0 हो जाएगा। बाकी v0 आपके पास वहाँ पे 0 होगा, ये इसीलिए 0 हो गया पूरा का पूरा टर्म, और यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी का मान जब आप रख देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये मीटर में होगा क्योंकि y मीटर में है। ऐसे ही आप तृतीय समीकरण को जब निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे v0 स्क्वायर रहता है, तो वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि v0 0 है, और यहाँ पर आपके पास 2gy g की वजह से माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, और y दिशा में आप ले रहे हैं विस्थापन, तो इसीलिए मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पे y को आप ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये है g था, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 19.6 y हो जाएगा, क्योंकि y का तो मान हमने यहाँ पे कुछ रखेंगे नहीं, तो वो इस तरीके से, और यहाँ पे v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, उसका स्क्वायर है, इसीलिए वो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इन समीकरणों के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ है, इन तीनों को थोड़ा समझते हैं कि क्या ये है। सबसे पहला जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि समय के साथ वस्तु के त्वरण में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा। अब देखिए, वैसे ये थोड़ा लॉजिकली भी सोचा जा सकता है कि जब वस्तु नीचे की तरफ थी मुक्त पतन में, तो वो एक समान त्वरण के अंदर कार्य कर रही है, यानी कि 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, आगे भी जितना समय आएगा उसका जो त्वरण होगा वो एक ही चीज़ होगा, यानी कि माइनस 9.8 माइनस इसलिए। और एक और चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसको चतुर्थांश में, यानी क्वाड्रेंट, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस था इसकी वजह से, क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव वाई हो रहा था, इसलिए नेगेटिव वाई रखा, और ये जो वैल्यूज आएंगी ये माइनस में है क्योंकि इसलिए भी रखा, तो ये -9.8 है। और इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए जो पहली हमारे पास समीकरण आई थी उसमें v और t था, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv बटे dt तो वो a दे देगा, और राइट साइड में आपके पास -9.8 और t की जगह तो इंटू 1, क्योंकि आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, तो a देखिए आपके पास यहाँ पे कोई t है ही नहीं, यानी सारे t के लिए a जो होगा वो 9.8 होगा, माइनस यानी नीचे की डायरेक्शन में। तो ये आपके पास यानी 1 पे भी ये है 9.8, 2 पे भी, आगे सब में, तो आपने जब ड्रॉ किया तो एक ही आएगा वो 9.8। ठीक है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जो त्वरण है वो एक समान है। अब आपने ये देखा कि समय के साथ वस्तु का वेग में परिवर्तन कितना है, तो पहली वाली समीकरण में ही हमारे पास वेग आया था, तो वेग का समय के साथ जब आपने जब देखा, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको खैर पता भी है, तो आप t की जगह जैसे 1 पे देखना चाहते हैं तो t की जगह 1 रखेंगे तो आपके पास 9.8 आ जाएगा, तो t की जगह आपने रखा 1 तो ये आ गया, आपने वैसे ही ग्राफ में भी ड्रॉ कर दिया। अब t की जगह जब आप 2 रखेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आई है वो आपने रख दी, फिर 3 की जगह मतलब t की जगह 3 रखने पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से तो v आ जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 4 रख दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 9.8, तो आपने फिर इन सारे पॉइंट्स को मिला के ये लाइन आ गई। ठीक है, ये लाइन आपको ये बता रही होगी कि वेग किस तरीके से आपका बदल रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स पर जो वेग है वो सेम आ रहा होगा। तो जब यहाँ पर मतलब इस पूरे एक समय अंतराल में, इस पूरे एक समय अंतराल में, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वेग इस तरह से आपका आ रहा है, इस तरीके से वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये जो तीसरा वाला वेग है, ये तीसरा वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास बता रहा है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ये आपने जो एक मिनट, ये आपके पास जो द्वितीय समीकरण आई थी y बराबर -4.9 टी स्क्वायर, वहां से आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ y भी है, यहाँ t भी है, तो आपने सबसे पहले t का मान 1 रखा, क्योंकि ग्राफ आप ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। t बराबर जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा -4.9, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4.9, फिर t की जगह आप रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर जो t है वो स्क्वायर में है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जैसे ये आया था,
ये ग्राफ यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, पर आप एक बार अच्छे से ड्रॉ करके देखेंगे, ये आ जाएगा। फिर आप 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 से, तो वो आ जाएगा। फिर 4 की जगह रखेंगे तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, फिर 16 को 4.9 से मल्टीप्लाई करके आपको y मिल जाएगा, तो वो आप रख देंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से ये बढ़ रहा है, मतलब v का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि वो नीचे आ रही है, लेकिन वो बढ़ रहा है। तो ये आपको, और एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, वो ये ग्राफ आपको बता रहा है। जैसे ये एक समान रूप से था, पर ये एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये तीनों ग्राफ आपको इस तरीके से बता रही है। बाकी तीसरी वाली समीकरण में आपके पास मतलब इस तरीके से कोई रिलेशन नहीं आ रहा था, तो हम तीनों के रिलेशन हमने बता दिए। हमने त्वरण और समय का रिलेशन बता दिया, हमने वस्तु का जो वेग था उसका समय के साथ रिलेशन बता दिया, और उसका विस्थापन का समय के साथ रिलेशन बता दिया कि कितना विस्थापन उसका समय के साथ हो रहा है। तो ये ग्राफीय विश्लेषण था मुक्त पतन के केस में हमारे लिए। तो आज इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगी वो गुरुत्वीय त्वरण की जी की दिशा थी, जो हमेशा हम लेते हैं कि ऊपर की दिशा धनात्मक, किसी वस्तु के लिए नीचे की दिशा में गति के दौरान, मतलब धनात्मक ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा ऋणात्मक होती है। तो चाहे वस्तु की ऊपर की दिशा हो, चाहे नीचे की गति गति की दिशा हो, हमेशा जो जी की दिशा होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। ये जो सार था पूरी चीज़ का, ये था। ये जो चीज़ लिखी है, ये मैं फिर बोल रही हूँ कि मुक्त पतन के केस के लिए, जो कह रहे हैं कि किसी वस्तु की नीचे की गति की दिशा के दौरान, कोई बच्चा सोच सकता है कि ऊपर की दिशा में भी तो हमने नेगेटिव लिया, तो ये केवल हमने मुक्त पतन के केस को लिखते हुए, मतलब देखते हुए ये चीज़ लिखी है, क्योंकि हमने उसका केस डिस्कस किया था। बाकी ऊपर की दिशा में भी नेगेटिव ही लेंगे। कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि ऊपर की दिशा नेगेटिव लेते हैं, नीचे आते हुए जब गेंद या कोई भी चीज़ नीचे आ रही होती है ऊर्ध्वाधर, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं हम। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए कि हाँ, मुझे ये इस कॉन्सेप्ट पे चलना है, तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे इस तरीके से। अब हम ये एक और चीज़ हमने पढ़ी, मुक्त पतन, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए ऊपर से नीचे की ओर जब एक वस्तु छोड़ी जाती है, तो उसकी मुक्त रूप से जो गति है, वो मुक्त पतन है, और इसके बारे में हमने ग्राफीय विश्लेषण भी देखा। तो अगली कक्षा में हम उदाहरण 2.5 और उदाहरण 2.6 में थोड़े कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।